नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 21 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, आप लोगों ने देखा हमने 20 नवंबर के दोनों शिफ्ट के पेपर फुल पेपर मैंने सॉल्व करवाए। ओके, अब यहाँ पर मैं हर बार बताया है कि भाई डीआई जो है वो मैंने करवा दिए है। ओके, और आरसी जो है मैं अलग से आपको करवाऊंगी। 2 आरसी मैंने करवाई है, बाकी के जो भी आरसी है वो हम एक एक करके उसको कवर करवा देंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे कितने 8 यूनिट के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ओके, पिछले 2 पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाए, उसमें भी हमने 8 यूनिट के क्वेश्चन करवाए हुए। डीआई मैंने अलग से करवाया हुआ है, आरसी भी मैंने अलग से करवाया हुआ है। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। ओके, अगर आप जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गुजरात सेट की, तो उन लोगों के लिए मैंने 70% कोर्स जो है वो कवर करवाया हुआ है गुजराती और इंग्लिश मीडियम में। ओके, और कंटेंट की एक्सप्लेनेशन जो है वो गुजराती में। ओके, पीएचडी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल के लिए टॉपिक कैसे ढूंढा जाता है। ओके, कहाँ से ढूंढा जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में वीडियो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, और अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, ओके, और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जिसको आप वहाँ पर ज्वाइन होके वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, स्पेशली मेरी ओर से क्या लाइन है सभी बच्चों को पता है। ओके, दम लगा के हैसा। ओके, चलिए रेडी रेडी हो सभी बच्चे, बता दो तो क्लास को शुरू करें। क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। ओके, और आपको अपने मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो भी अब से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, लाइव चैट के अंदर नहीं बताएंगे लास्ट में, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लाइव चैट में बच्चे जो है वो बाद में मतलब वहां पर कमेंट नहीं कर पाते। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए, ताकि आपको खुद को भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ओके, आपको भी एक वे पता चले। क्लियर? चले रेडी हो सभी बच्चे, शुरू करें। रेडी, स्टडी, गो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे पिछली बार ना आप लोगों को पता है पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी बच्चों को, है ना। मैंने डायरेक्टली एनटीए की साइट पर से ही मतलब कि पेपर को उठाकर वहां पर मतलब सॉल्व करा रही थी, तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उन दिक्कत को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। ओके, पीपीटी बनाने में मुझे 3-4 घंटे लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिखना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि अधुगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का समर्थन करता है। कौन सा सिद्धांत? थियरी ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग थियरी आप लोगों को पता होगा, पावलोव की थियरी है ना। पावलोव की थियरी कंडीशनिंग थियरी है, जहाँ पर कुत्ते को मतलब कि खाना दिखाया जाता है, कुत्ता जो है वो खाना देकर उसके मुंह में लार आ जाती है ना। तो यहाँ पर कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन हो जाता है दोनों के बीच में। ओके, तो कंडीशनिंग की बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थियरी है उसी के अकॉर्डिंग। नीड रिडक्शन थियरी आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत है। ओके, मतलब कि जितनी नीड होती है उसके आधार पर यहाँ पर बात की गई है। ओके, फिर है आपका रेइनफोर्समेंट थियरी, ये किसकी है? स्किनर की है ना। ये किसकी है? स्किनर की है। स्किनर की थियरी है, जो चूहे पर उन्होंने मतलब कि किया था रेइनफोर्समेंट देकर। ओके, कि कभी भी उन्होंने ये बताया कि लर्निंग थियरी के अंदर ही आती है। उन्होंने बताया कि बच्चों को हम जो रीइंफोर्समेंट देते हैं, प्रबलन देते हैं, ओके, वो कंटिन्यूस नहीं देना चाहिए हमें। ओके, मतलब कि उनको सतत रूप से हमें नहीं देना चाहिए कि चलो भाई उसने आज ये काम कर दिया तो उनको दे दिया, दूसरे दिन
उसने काम किया तो तुरंत दे दो, ऐसे नहीं, कुछ कुछ टाइम के गैप के बाद अगर आप उनको रीइंफोर्समेंट देते हो तो वहां पर लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, फिर कॉग्निटिव फील्ड थियरी, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत आप लोगों को पता होगा, जीन पियाजे ने भी कॉग्निटिव थियरी दी हुई है ना। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही, चिंतन विचार विमर्श बोलते हैं ना, उनकी बात हो रही। क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बैठना है। ओके, क्योंकि अब तो आपकी एग्जाम भी सर पे आके खड़ी हो गई है ना। तो सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करें सभी बच्चे। और जो भी बच्चे नहीं आए अपने अपने दोस्तों को मतलब कि बुला लाइए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। ओके, अब यहाँ पर चलिए क्या आएगा आंसर बताइए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हाँ एक और चीज यहाँ पर मैं बताना भूल गई आप लोगों को। चलिए, ओके, ये नीड रिडक्शन थियरी है ना, उसको ड्राइव भी बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन थियरी। ये किसने दी थी? हल ने दी थी। ओके, हल ने दी थी। यहाँ पर आपके क्या आएंगे? पियाजे। ओके, जी, जीन पियाजे, यस, जीन पियाजे। चलिए बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज द फॉर कॉग्निटिव फील्ड थियरी। कॉग्निटिव से ही पता चलता था ना भाई, रिफ्लेक्टिव लेवल में हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो संज्ञानात्मक रूप से हो जाती है, समझ आया ना, संज्ञानात्मक रूप से काम करती है। यस, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से फील्ड आश्रित अधिगमकर्ता की विशेषताओं की पहचान कीजिए। चलो, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर जो होते हैं, ओके, उनकी यहाँ पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको पहचान करनी है। पहला है अवधारणा और विषय वस्तु के वैश्विक पहलू को समझना। ओके, कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल्स जो होते हैं उनके उनके ग्लोबल एस्पेक्ट को परसीव करना। ओके, फिर फोकस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स, तथ्यों और सिद्धांतों पर क्या करना? बल देना। और प्रेफर्स टू वर्क अलोन, अकेले कार्य करना पसंद करता है। ओके, देखो फील्ड आश्रित की बात हो रही, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर की बात हो रही। ओके, शिक्षक से दिशा निर्देशन और प्रदर्शन की मांग करना। ओके, शिक्षक को बोला जाए कि भाई आप गाइडेंस करें और डेमोस्ट्रेशन करें। ओके, फिर ओके, ई में कह रहा है कि सहयोग करना पसंद करता है। ओके, उनको मतलब कि कोऑपरेट करना पसंद करता है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? सभी बच्चे आंसर करेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी ओके आंसर करने के लिए। चलिए आंसर करिए सभी बच्चे। यस, तो करेक्ट आंसर इज द आपका सेकंड है। ओके, ए डी और ई, कैसे देख लेते हैं इसको भी। ओके, ओके, तो देखो पहला है आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, मटेरियल्स होता है, ओके, उसको ग्लोबल एस्पेक्ट के रूप में हम उसको क्या करते हैं? परसीव करते हैं फील्ड के अंदर। ओके, फिर उसके बाद है तथ्यों और सिद्धांतों पर बल देना, फैक्ट एंड प्रिंसिपल पर हम फोकस करते हैं। ओके, उसके बाद है आपका सी कि अकेले कार्य करना पसंद करता है। फील्ड में जाकर आप कार्य करते हैं, फील्ड वर्क आपने कभी किया होगा, किसी क्षेत्र में जाके आपको काम करना है, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं ना, वो भी तो फील्ड वर्क है ना। तो वहां पर जाके आप अकेले काम करते हैं, है ना, वहां पर आप कॉन्सेप्ट है, आपका मटेरियल्स है, ओके, उसको समझते हैं और उन्हीं के जो तथ्य सिद्धांत होते हैं उसको भी साथ में समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पर लेवल्स दिए हैं टीचिंग लर्निंग के। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यार तीसरा मैं क्वेश्चन पेपर आपको करवा रही हूँ, हर एक क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि यहाँ से आपको ये समझ लेना है, ये आपके लिए ऐसा एक क्या बोलते हैं, रामबाण इलाज है। ओके, कि जहाँ से आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर आप ये चारों के चारों लेवल जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो। ओके, यहाँ पर उसके फीचर्स दिए हुए हैं। चलिए, पहला है आपका ऑटोनोमस
डेवलपमेंट लेवल, दूसरा है मेमोरी लेवल, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और चौथा है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसके फीचर्स देखो, ये समस्या केंद्रित होता है, ओके, तथा इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है, ओके। सेकंड नंबर में कह रहा है कि यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है, ओके। यहाँ पर कह रहा है कि यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन है, ओके। उसके बाद है यहाँ पर यह सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है, ओके। सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। बताइए इसका आंसर करिए सभी बच्चे, क्या आएगा आंसर। चलिए देखिए, ये जोड़ मिलाने वाले क्वेश्चन है ना, बहुत ही मजेदार होते हैं। अगर आपको एक का भी आंसर आता है ना, तो मतलब आपका पूरा का पूरा जोड़ मिल जाता है ना। यस, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला वाला क्या है, समस्या केंद्रित। वर्ड को अगर पकड़ना सीख लिया तो कोई भी चीज है ऐसी नहीं कि आपको क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। प्रॉब्लम सेंटर की बात हो रही, समस्या केंद्रित, कहाँ पर समस्या को केंद्रित किया जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर, है ना। मैंने कल भी समझाया था। मेमोरी लेवल में क्या होता है, रटाया जाता है बच्चों को, है ना। वहां पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, टीचर जो बोलते हैं उसको कैप्चर ही करते हैं, ओके। उसको समझते नहीं है कि ये मतलब क्या है, डीपली समझ नहीं होती उनकी। टीचर ने बोला इसको बोला जाता है घ, तो बोल देते घ, है ना। फिर उसके आगे उसको ये नहीं पता होता ये घ कहाँ से आया, क्यों आया, ये सारी चीजें उसको नहीं पता होती। फिर जाके वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, तब उसको समझ में आता है कि भाई अभी तक हमने जो ये ग ए बी सी डी जो पढ़ी है उसका मीनिंग क्या है और उसका यूज कहाँ पर हो रहा है, ओके। मतलब वो समझता है इन चीजों को। फिर जाके जब रिफ्लेक्टिव लेवल पर आता है तब जाके उसको क्या होता है, उसको पता चल जाता है अभी तक उसने जो रटा था, जो समझा था, अब उसको अप्लाई करता है। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम आएगी ना तब उसका यूज करेगा, समझ आ रहा है ना। वो हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ओके। और फिर ऑटोनोमस में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको मतलब कि क्या है, लर्निंग आपकी हो जाती है। आप खुद से लर्निंग करने नहीं जाते, सीखने नहीं जाते, ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसी की तरह, ओके। चलिए, तो पहला वाला जो फीचर है वो किस में फिट बैठता है, समस्या केंद्रित की बात हो रही है, ओके। अब देखो समस्या केंद्रित की बात हो रही है, समस्या को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके अंदर सृजनशीलता आएगी कि नहीं, आपके अंदर आइडियाज आएंगे, है ना, आपके अंदर थॉट आएंगे, नए नए आइडियाज क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये कौन से लेवल पर, रिफ्लेक्टिव लेवल पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी में आपका जाएगा 1 नंबर। डी में क्या जाएगा भाई, आपका 1 नंबर जाएगा, ओके। यहाँ से यहाँ जाएगा, तो डी में 1 नंबर कहाँ पर है, देखो। एनटीए बड़ा मजेदार मतलब कि क्वेश्चन पेपर बनाती है कि अगर आपने एक को ढूंढ लिया ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहीं पर भी डी में 1 नहीं है, ओके। तो यहाँ पर से ही आपका आंसर बन गया है, थर्ड के अंदर आपका सॉरी आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, ये विद्यार्थियों की भावना के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। यहाँ पर हम ऑटोनोमस में हम क्या है भाई, एक्सपीरियंस हमें फील होता है ना, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है, तो भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से याद रखना है। तो ए में क्या जाएगा भाई, आपका 2 नंबर। ए में 2 नंबर है, बिल्कुल है, ओके। यस, ए में 2 नंबर। बी में क्या जाएगा, यहाँ पर देखो मेमोरी लेवल है, तो सबसे घटिया स्तर माना जाता है जहां पर कोई बच्चा खुद सोचता ही नहीं है कुछ। टीचर ने पढ़ाया उसने पढ़ लिया, टीचर ने बुलाया उसने बोल दिया, ओके। तो मेमोरी लेवल में क्या जाएगा भाई, मेमोरी लेवल के अंदर विचारहीन। यहाँ पर बच्चा विचार तो करता ही नहीं है, टीचर जो बोलेगा वही वो बोलेगा, ओके, उसके पीछे पीछे चलेगा, ओके। तो यहाँ पर 3rd नंबर। और आपका यहाँ पर सी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं, देखो सिद्धांतों और एकांकी तथ्यों के बीच संबंध को देखते हैं। समझेंगे तब जाके किसी थियोरी को किसी फैक्ट के साथ जोड़ेंगे, है ना। अगर समझे ही नहीं है तो किस तरीके से कोई भी थियोरी आपको पढ़ाई जा रही है तो उसको आप कैसे जोड़ पाओगे, है ना। नहीं, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस की थियोरी पढ़ोगे, फिर उसके प्रमेय के साथ दोनों को जोड़ोगे और समझोगे। तो ये क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ओके। तो सी में जाएगा 4th नंबर, क्लियर।
तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करो। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए, आपको स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी, वर्गी की टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, जो उनकी टैक्सोनॉमी थी, ओके, ब्लूम्स की, उसके अंदर ज्ञान, ज्ञान का मतलब है आपका नॉलेज, अवबोध उसका मतलब है कंप्रेहेंशन, और अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। भाई देखो यहाँ पर हाई लेवल की बात हो, हायर लेवल पर काम कर रहे हैं भाई, नॉलेज, कंप्रेहेंशन, एप्लीकेशन। ये मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाया पता है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी मैंने पिछली बार आप लोगों की एग्जाम हुई थी ना, तो उसके दूसरे दिन ही मैंने ये पढ़ाया हुआ था। पहला पेपर खत्म हुआ ना, उसके दूसरे दिन मैंने वहां पर पूरा पेपर का एनालिसिस के अंदर एक वीडियो आपको मिल जाएगी पेपर एनालिसिस की, उसके अंदर ये पढ़ाया हुआ था। ब्लूम का जो आपका कॉग्निटिव है, फिर आपका अफेक्टिव है, ओके, ये सारे वहां पर पढ़ाए हुए थे, ओके, और साइकोमोटर, ये तीनों के तीनों उन्होंने जो पार्ट दिए थे उसको मैंने पढ़ाया हुआ था, ओके। तो यहाँ पर नॉलेज, फिर कंप्रेहेंशन, एप्लीकेशन, ये तीनों क्या हायर लेवल पर काम करते हैं, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 2 देखिए, व्यवस्था और चरित्रीकरण जो है, ओके, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन है, वो भावात्मक परिणामों को उच्च स्तर से संबंधित है, हायर लेवल पर है, अफेक्टिव आउटकम्स के अंदर। बताइए इसका आंसर करिए सभी बच्चे। यस, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है ना वो गलत है, ये तीनों के तीनों नीचे के स्तर में आएंगे। इस तरीके से हम पिरामिड बनाते हैं, ओके, इस तरीके से पिरामिड बनाते हैं। और यहाँ पर जो नीचे होता है पहले नॉलेज होता है, ओके, पहले क्या होता है? नॉलेज होता है, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, ओके, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आगे मैं आपको बता दूंगी, ओके, ओके, कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, मतलब कि एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन के बाद हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, ओके, एनालाइज यानी कि विश्लेषण करेंगे, ओके, एनालाइज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब क्या बोलते हैं? संश्लेषण। क्या करेंगे? संश्लेषण। पहले विश्लेषण किया, अलग किया, है ना, ये दो थे उनको अलग कर दिया, फिर सिंथेसिस में दोनों को एक कर देंगे, ओके। और फिर लास्ट में आपका आएगा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। ये देखो, ये ब्लूम ने जो दिया था वो 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था, जब उन्होंने 2001 में उनकी ही ये टैक्सोनॉमी है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया। अब उसको भी यहाँ पर समझते हैं। इन्होंने यहाँ पर नॉलेज बताया ना, उसकी जगह पर दे दिया गया रिमेम्बर, रिमेम्बर, ओके, रिमेम्बर। रिमेम्बर के बाद उन्होंने दे दिया अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ओके। अंडरस्टैंड के बाद उन्होंने एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की जगह पर ही रखा है भाई, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद उन्होंने क्या कर दिया? एनालाइज, एनालाइज, ओके। एनालाइज के एनालिसिस मतलब एनालाइज बोलो या एनालिसिस बोलो, दोनों के दोनों। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? इवेल्युएट कर दिया, इवेल्युएट। ये इवेल्युएशन लास्ट में था ना, हायर लेवल पर ले गए थे ना, तो उन्होंने क्या कर दिया? उनको मतलब नीचे ला दिया, और सबसे हायर लेवल पर उन्होंने किसको रख दिया? क्रिएट को रख दिया, ओके, क्रिएट को रख दिया। समझ आया? ये 2001 के मॉडल में बताया, ये जो है वो आपका 1956 का है, और ये वाला जो है वो आपका 2001 वाला है। समझ आया ना? तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया है वो 1956 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, नीचे लेवल से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ये जो है ना वो लोअर लोअर है, ओके, मतलब कि लोअर स्टेजेस या लेवल बोल दो, ओके, लोअर लेवल है। और ऊपर की ओर जैसे जैसे चढ़ोगे, मतलब कि ऊपर की ओर जाओगे, तो वो हाईएस्ट या तो हायर माना जाएगा, ओके, ये क्या है? हायर है। समझ आए ना? तो यहाँ पर बताया क्या गया है? स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है
कि भाई जो नॉलेज एंड फिर कंप्रेंशन एंड एप्लीकेशन है वो तीनों क्या है, हायर लेवल के हैं, नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा वाला देखो, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन वो अफेक्टिव। अब अफेक्टिव के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं इसको हटा लेती हूँ। ओके ओके, ये वाला हमारा गलत हो गया। और अफेक्टिव की बात करते हैं, भावनात्मक की बात करते हैं। ओके, अफेक्टिव की। तो इसके अंदर देखो नीचे की ओर क्या आएगा, रिसीविंग। ओके, फिर आएगा रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग के बाद क्या आएगा, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग के बाद क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजिंग। ओके, क्लियर। तो ये वाले क्या है, नीचे वाले लोअर हैं, ऊपर वाले क्या है भाई, हायर हैं। समझ आया ना, ये याद कर लेना, ट्रिक के साथ याद कर लेना। ओके, मैं 2 दिन में ही आपको ये तीनों के तीनों ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसको समझा दूंगी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो है वो दोनों क्या है, हायर लेवल पर है ना। ये नीचे वाले दो है वो लोअर लेवल पर है, ये बीच वाला है वो मीडियम लेवल पर है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों हायर लेवल पर है, ये सही बात है। ओके, और ऊपर वाले गलत है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट 1 सॉरी स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर। ओके, चलिए, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यस, ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, मैं मतलब कि कल सुबह तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। मतलब कि मोटिवेशन देना है, ओके, बच्चों को एंगेजमेंट मतलब कि इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व करके रखना है। ओके, तो उस स्तरों को मतलब कि बढ़ाने में निर्देशित करती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर आपको रीजन बताया गया है, क्योंकि निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। मतलब कि आप जो भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनकी क्वालिटी को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। कि बच्चे कहाँ पर नहीं सीख पाते ड्यूरिंग क्लास, है ना, ड्यूरिंग द क्लास मतलब क्लास रूम के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ये बात मैंने पिछली बार भी बताई थी। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हैं, क्लासरूम के अंदर करते हैं। शिक्षण कार्य जब आपका शुरू होता है मतलब कि शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं, है ना। तो ये बात तो आपको याद रखनी थी, फॉर्मेटिव से शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान। ओके, और समिटिव क्या होता है, समिटिव लास्ट में हम बोलते हैं ना, सबमिट करा दिया, तो बस उसी से समिटिव याद रख लो। मतलब कि लास्ट में सबमिट कब करते हैं, लास्ट में करते हैं ना, तो समिटिव से सबमिट याद रख लो, या तो फिर सबमिट से समिटिव याद रख लो। ओके, जो कि लास्ट में काम होता है। ओके, और ये सारा फॉर्मेटिव में क्या होगा भाई, शिक्षण कार्य के दौरान होगा। बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है, दोबारा से उसको सिखाओ, क्वालिटी को चेंज करो, क्वालिटी को इम्प्रूव करो। बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे, एक्शन रिसर्च करके मतलब देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को किसी भी तरीके से कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको सिखाना है, समझाना है। ओके, यस, तो यहाँ पर समझ आया सबको। यस, तब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। यस, दोनों के दोनों क्या है भाई, सही है। और जो रीजन है वो असर्शन का क्या कर रहा है भाई, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ओके, चलिए, ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। प्रयोजन कथन, शोध प्रश्नों और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखो रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस है, उसको मतलब क्या है भाई,
उसको मेजरेबल होता है ना, मेजरेबल जो भी आपकी परिकल्पना तैयार करनी है आपको, ओके। तो परिमित एवं मापनीय परिकल्पना आपको तैयार करनी होती है, ओके। और शोध प्रश्न आप बनाते हो, ओके। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके फीचर्स है, ओके। नैरेटिव रिसर्च के हैं, ग्राउंडेड थियरी की है, एक्सपेरिमेंटल या एथनोग्राफी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को पता करोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा, ओके। चलिए, ओके, आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ओके। यस, ये बताओ नैरेटिव रिसर्च क्या होता है। किसी की कहानियों को, है ना, आत्मकथा को, उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, है ना। आत्मकथा या किसी की जीवनी है, उसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ये कौन सा है भाई, क्वालिटेटिव है ना, ये क्वालिटेटिव है, ओके। अब ग्राउंडेड थियरी, ग्राउंडेड थियरी भी आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव ही होती है, ओके। ये किसी एक, मान लो कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी है, उसके अंदर कोई समस्या है, तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के बीच में क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करके हम कंक्लूजन निकालते हैं, ओके। और उस तक ही सीमित रखते हैं। तो ये भी आपका गया। क्वालिटेटिव के अंदर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। क्वालिटेटिव जितने भी रिसर्च होते हैं उसके अंदर हम हाइपोथेसिस बनाना, मतलब कि तैयार करना कंपलसरी नहीं होता है, ओके। तो ये क्वालिटेटिव है, ओके। फिर प्रयोगात्मक, ये तो आपका क्वांटिटेटिव है भाई, ये क्या है भाई, आपका क्वांटिटेटिव है ना, ओके। नृजातीय क्वालिटेटिव है, यस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वालिटेटिव वाले जितने भी हैं वहां पर हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों गए, तो आपका आंसर क्या है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम शोध प्रश्न तैयार करते हैं और जो भी हाइपोथेसिस होती है उसको मेजरेबल हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, ओके। उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, वैसी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 7। दो समूह वाले यादृच्छिककृत प्रयोज्य पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध परिकल्प शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत कार्य करते हैं। भाई दो ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ओके। अब इन दोनों ग्रुपों को हमने किस तरीके से लिया हुआ है भाई, रेंडमाइज करके लिया हुआ है। किस तरीके से, यादृच्छिकृत मतलब रेंडमाइज करके लिया हुआ है, ओके। और क्या है भाई, उनके ऊपर ओनली क्या किया जा रहा है, पश्चात मतलब पोस्ट टेस्ट ही लिया जा रहा है। कैसा, पोस्ट टेस्ट, ओके। पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, ये भी पोस्ट टेस्ट है, ये भी पोस्ट टेस्ट है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे, ओके। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लेंगे। यहाँ पर ये जो ग्रुप है उसको नॉर्मल रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है भाई, दोनों ग्रुप हैं और उनका ओनली हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट टेस्ट ही ले रहे हैं। तो उनके अंतर्गत जो वैलिडिटी है, ओके, उन वैलिडिटी को क्षीण बनाने के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत कार्य करेंगे। देखो, पूर्व परीक्षण प्रक्रिया इस पर इफेक्ट करेगी उसकी वैलिडिटी को। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है बताओ, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज जिसका मेजर करना चाहती है उसी का मेजर करती है, उसको बोलते हैं वैलिडिटी, है ना। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि भाई हमने हेयर ऑयल दी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके, मतलब महिलाओं के हेयर पर, है ना। बालों में लगाने वाला तेल होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है महिलाओं के बालों पर। अगर हमने ये देखना है तो हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर एक ग्रुप को दे दिया हेयर, ओके, हेयर ऑयल दे दिया, दूसरे दूसरे ग्रुप को नहीं दिया, ओके। और फिर जाके हमने हेयर ऑयल वाली जो भी महिलाएं जिन्होंने हेयर ऑयल लगाया था, मान लो कि मैंने 1 महीने तक ये चेक किया, इनको बोल दिया अभी आपको हेयर लगाना ही है, तो सॉरी ऑयल लगाना ही नहीं है, ओके। हेयर में, बालों में तेल नहीं लगाना है, अपने बाल बाल जो है वो मतलब कोरे ही रखो, बिना तेल वाले रखो, ओके। 1 महीने तक दोनों ग्रुपों का मैंने ऑब्जर्वेशन किया, ओके।
फिर जाके मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिला, मैंने पोस्ट टेस्ट दोनों का लिया तो पता चला कि चलो इन्होंने हेयर ऑयल डाला था इसी वजह से उनके बाल अच्छे हुए, है ना। तो यहाँ पर जो मतलब कि जिसका मेजर करना चाहते थे उसी का मेजर किया, ओके, तो वो वैलिडिटी होती है। अब इनको खराब कौन करेगा, उसकी पूर्व परीक्षण प्रक्रिया, ओके, मापक यंत्र, मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे हम मेजर करने वाले हैं वो इसको खराब करेगा। चयन और स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया होगी। हमने जो सिलेक्ट किया है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको रखा है, जहाँ की यहाँ पर जो हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल, ओके, हेयर ऑयल जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। और जो हमने सिलेक्ट किया है, ओके, उनके बीच में जो क्रिया होगी, इंट्रैक्शन होगी, ओके, वो मतलब कि यहाँ पर उनकी वैलिडिटी को खराब करेगा। प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया, ओके, रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो हम करेंगे यहाँ पर, ओके, वो प्रोसेस यहाँ पर इफेक्ट करेगी। या फिर स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन, सांख्यिकीय समासरण जिसको रिग्रेशन बोला जाता है, क्या वो रिग्रेशन यहाँ पर मतलब कि इफेक्ट करेगा, बताओ। इसका आंसर करिए सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा। यस, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, एक तो पहले आप जिसका सिलेक्ट करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है, तो अगर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमारी वैलिडिटी को श्योरली इफेक्ट करेगा, ओके। और एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, हम प्रोसेस जो कर रहे हैं, मान लो कि हमने तो इस ग्रुप को बोला था भाई आपको हेयर ऑयल डालना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हेयर ऑयल डाल दिया और हमने उन पर नज़र नहीं रखी, है ना, तो फिर यहाँ पर हमारा रिजल्ट खराब होगा कि नहीं, यस होगा, है ना। तो ये वाला मतलब कि आपका सही है, सी और डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि थर्ड वाला आंसर आपका क्या है, करेक्ट है, ओके। चले क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। अब आ रहे हैं आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ओके, और उसके यहाँ पर मेन फीचर्स दिए हैं। चले, पहला है शोध समस्या को परिभाषित करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ओके, परिकल्पना तैयार करना, हाइपोथेसिस मेकिंग, उसके बाद है शोध प्रतिदर्श लेना, ओके, सैंपल को लेना, रिसर्च सैंपल को लेना, ओके, और शोध परिकल्पना परीक्षण मतलब कि हाइपोथेसिस का टेस्ट करना। अब फीचर को पढ़ो। आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकीय तकनीक का यूज होता है भाई, ओके। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, डाटा एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं, ओके। किसके अंदर करते, क्यों करते हैं, वो उसका उत्तर आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर है, ओके। उसके बाद देखो चयनित यूनिटों की प्रतिनिधित्व क्षमता, हमने जो भी यूनिट चूज किया है, ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन में से जो सैंपल को लिया है, क्या ये सैंपल उसी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है कि नहीं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं। भारत से नरेंद्र मोदी जी अगर जा रहे हैं यूनो, ओके, मतलब कि यूनाइटेड नेशन की कोई कॉन्फ्रेंस है वहां पर जा रहे हैं, भारत की ओर से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या वो भारत की ही बातें बता रहे हैं कि या फिर पाकिस्तान वालों की ही बातें बता रहे हैं, ओके। जस्ट एग्जाम्पल है, भारत की ही बात बताएंगे ना, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ना, भारत की ओर से गए हैं, भारत के प्रतिनिधि हैं, तो भारत का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर वो भारत के हैं, भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल है, मतलब कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, समझ आया ना, यस। उसके बाद देखो युक्ति युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना। अरे भाई वेरिएबलों की पहचान, वो भी किसके लिए, रिलेशनशिप, ओके, रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए वेरिएबलों की पहचान करते हैं। यहाँ पर से आपको वर्ड से ही समझ आना चाहिए, ओके। आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित पारिभाषिक पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन करते हैं। हम किसी भी कॉन्सेप्ट का या फिर किसी भी ऐसी जो पारिभाषिक जो पद होते हैं, टर्म्स होते हैं, ओके, तो उनका मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक हम यहाँ पर उसका चयन करते हैं। बताइए क्या चीजें किसके अंदर आएंगी, इसका आंसर सभी को आना चाहिए।
देखो पहले सोच समझ, यहाँ से चलेंगे हम, फीचर से ही सॉल्व करना है। ओके, डाटा एनालिसिस के अंदर हमने बताया था कि हाइपोथेसिस का क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है ना। हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कहाँ पर किया जाता है, डाटा एनालिसिस के अंदर। डाटा एनालिसिस के अंदर हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर से ही आपका आंसर बन गया। डी में 1 कहाँ पर है, आप बोलोगे मैम यहाँ पर है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ऑटोमेटिकली बन गया। देखो कितना मजेदार, मतलब जोड़ मिलाना, इस बार के सारे पेपर में यही यही उन्होंने डाला हुआ है। ओके, एक को पकड़ो, आंसर ला दो। अब देखो यहाँ पर यूनिट की बात हो रही थी, है ना, तो सैंपल की बात हो रही थी, तो यहाँ से ही पता चल रहा है रिसर्च सैंपल, सी में जाएगा 2 नंबर, सी में जाएगा 2 नंबर। देखो सी में कहीं पर भी 2 नहीं है, सिर्फ 4 में ही है। यहाँ से भी आप आंसर कर पाते थे। चरों की पहचान, देखो संबंध स्थापित, रिलेशनशिप कहाँ पर स्थापित करते हैं, तो हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसी के अंदर तो हम 2 वेरिएबलों के बीच का संबंध बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस आ गया। बी में 3 नंबर, देखो कहीं पर भी नहीं है, किसी एक को पकड़ो, आंसर को सही कर दो, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और लास्ट बचा आपका पद होते, टर्म होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारे आपकी समस्या के रिलेटेड होता है। ओके, जब भी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तब उसके अंदर आने वाले जो भी टर्म्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसका हम यहाँ पर चयन करते हैं। क्लियर, चलिए, तो फॉर दिस द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। ओके, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि रिसर्च इथिक्स जो है वो निष्कर्षों के अंदर क्रेडिबिलिटी, ओके, क्रेडिबिलिटी लाने के लिए, विश्वसनीयता लाने के हेतु लिए शोध हेतु एक क्या है भाई, यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। ओके, उसके बाद देखो स्टेटमेंट 2 कह रहा है शोध में आईसीटी का उपयोग अनिवार्य है, मैंडेटरी है, क्योंकि यह समय और संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला है। ओके, चलिए बताइए, कुछ वर्ड पकड़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। यस, तो रिसर्च इथिक्स है वो विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक क्या है भाई, यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। सही बात है, लेकिन जब हम यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में बात करते हैं, आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य नहीं है भाई। ओके, कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको आईसीटी का यूज करना ही करना है। आईसीटी तो अब क्यों है भाई, पहले के टाइम पे थोड़ी ना आईसीटी हुआ करती थी, लेकिन कंप्यूटर के पहले भी तो सभी मतलब कि बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की हुई होगी, है ना। कंप्यूटर का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की हुई थी, तो क्या उसका मतलब वहां पर आईसीटी कंपलसरी थी? नहीं है, आईसीटी कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम आईसीटी का यूज इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर जो गलतियां हम करते होते हैं जो वो गलतियां ना हो, आपका टाइम पे काम हो जाए और कम समय में आप अपना रिसर्च कंप्लीट कर पाओ, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर आईसीटी का यूज किया जाता है, लेकिन अनिवार्य हम उसको नहीं बोल सकते, कंपलसरी नहीं बोल सकते। ओके, तो पहला वाला आपका सही है और दूसरा वाला क्या है, गलत है। ओके, 3rd इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ। शोध प्रबंध लेखन में संदर्भन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है। देखो अजर्सन कह रहा है कि जब भी हम शोध प्रबंध को बनाते हैं, ओके, मतलब कि रिसर्च जो हम थीसिस बनाते हैं, है ना, तो थीसिस का जो हम राइटिंग करते हैं उसके अंदर जो हम रेफरेंसिंग करते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है, उसकी जो स्टाइल होती है, फॉर्मेट और स्टाइल पता है ना, स्टाइल मतलब एपीएस स्टाइल में हम लिखते हैं इसको, है ना, मोस्टली अभी एपीएस स्टाइल में ही लिखा जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं, है ना। तो उसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि औपचारिक रूप से
जो भी फॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं उसका मतलब हम क्या करते हैं, अनुपालन सुनिश्चित कि हमने मतलब कि फॉर्मल प्रोटोकॉल का यूज किया है कि नहीं किया है। ओके जी, जिसके पास से हमने जो चीज ली हुई है अपने रिसर्च के अंदर, क्या उनके बारे में हमने यहाँ पर बताया है कि नहीं। रेफरेंसिंग में यही तो करते हैं, जहाँ से जिस सोर्स से आपने जो डाटा को लिया है या फिर किसी डेफिनेशन को ली है, तो उसी के सोर्स को आपको वहां पर रेफरेंसिंग में लिखना होता है। तो एक फॉर्मल क्या है, वे प्रोटोकॉल के बारे में वो सुनिश्चित करता है। ओके, तो उनका मतलब फॉर्मल प्रोटोकॉल का आपने अनुपालन किया है कि नहीं, वो सुनिश्चित करता है। उसी के प्रयोजन से उसका जो फॉर्मेट और शैली होता है, स्टाइल होती है, उसका यूज किया जाता है। ओके, अब रीजन क्या बता रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रतिवेदित शोध के मापदंड, ओके, मतलब कि रिसर्च का प्रतिवेदी शोध का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग, रिसर्च को रिसर्च रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो रिपोर्टिंग के जो मानदंड होते हैं, ओके, मतलब कि उसके जो नॉर्म्स होते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है, ओके, उसकी जो विलगता है, ओके, उस विलगता को रोकना सुनिश्चित करना होता है। मतलब कि हम उसके जो भी नॉर्म्स होते हैं, ओके, मतलब रिपोर्टिंग, रिसर्च रिपोर्टिंग लिखते हैं तो उसके जो भी नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स का हमने यहाँ पर मतलब उससे हटके हम यहाँ पर थीसिस नहीं लिखते। ओके, उस सभी चीजों का हम ध्यान रख के यहाँ पर मतलब कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओके, वो पूरी प्रोसेस जो हमारी रिसर्च की होती है उसको भी हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ओके, तो ये पूरा क्या है, फॉर्मल प्रोटोकॉल। ओके, इनफॉर्मल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, अपनी मर्जी से जो चाहो लिखो। लेकिन ये फॉर्मल प्रोटोकॉल के अंतर्गत मतलब कि हम यहाँ पर उसके स्टेप्स को, हर एक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, रेफरेंसिंग करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी, ये सारी बातों को आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। ओके, इसी वजह से हम यहाँ पर जो उसका फॉर्मेट और उसकी स्टाइल है उसका उपयोग किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हमने फॉर्मल प्रोटोकॉल का पालन किया है, अनुपालन किया है। ओके, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। यस, तो दोनों के दोनों क्या है भाई, आपके दोनों के दोनों सही है, और जो रीजन है वो भी असर्शन की क्या कर रही है, एक्सप्लेनेशन कर रही है। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी है। मतलब कि जो ऑडियंस होता है, ओके, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ओके, तो ऑडियंस के द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ऑडियंस के द्वारा जो नॉइज आता है, ओके, नॉइज मतलब हमारे लिए एक बैरियर का ही काम कर रहा है ना। नॉइज मतलब जो बाहरी शोर शराबा होता रहता है हमारे कम्युनिकेशन को खराब करता है। ओके, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो बैरियर खड़ा करती है ना। तो नॉइज भी क्या है, एक प्रकार का बैरियर है, जिसकी वजह से मतलब हमारा और आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो एक बाधा खड़ी होती है। ओके, अब इनमें सबसे कम सहयोगी क्या हो सकता है, सिलेक्टिव अटेंशन, हम ध्यान देकर चयन करते हैं, अटेंशन का मतलब ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर वो ध्यान नहीं, योगा वाला ध्यान नहीं है, हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे सामने से मान लो कि कोई चिड़िया निकल रही तो हमारा ध्यान वहां पर गया, तो वो अटेंशन है। ओके, तो सिलेक्टिव अटेंशन, हम अटेंशन को सिलेक्ट मतलब कि हमारी जो चयनात्मक ध्यान है। ओके, फिर सिलेक्टिव परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्षण, अवधारणा, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षण, मतलब कि हम इंद्रियों के माध्यम से जिसको देखते, सुनते है ना, टच करते हैं, ये सारी चीजें परसेप्शन के अंदर आ जाती है। ओके, रिटेंशन, अवबोधन होता है हमें। ओके, हमें ज्ञात होता है, हमें पता चलता है कि ये चीज है ना, रिटेंशन जिनको बोलते हैं। ओके, और आपका आता है इंटेंशन, इंटेंशन मतलब मनसा, मनसा मतलब हमारा मकसद क्या है, इंटेंशन बोलते हैं ना, तो आपका इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है हमारा, क्या इसके अंदर ध्वनि बाधा में आ सकता है, नॉइज के अंदर, मतलब नॉइज का जो मतलब बाधा आती है नॉइज की, उसमें क्या आ सकता है, बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, करेक्ट आंसर इज द फॉर। ओके, इंटेंशन, इंटेंशन से कोई लेना देना, ध्वनि बाधा के अंदर हाँ
हमारा अटेंशन, कोई चीज़ ऐसी है बहुत कम मतलब स्लो आवाज में जा रही तो हमारा ध्यान वहां पर नहीं जाता, या तो फिर हम ध्यान वहां पर रखते हैं ना, मतलब कि बाधा भी आ सकती है अगर हमारा ध्यान वहां पर नहीं जा पा रहा है ना। फिर परसेप्शन, हमें कुछ मतलब कि जहाँ से आवाज आ रही है वहां पर हम परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं ओके चीजों को, तो भी आपकी बाधा आ जाएगी। रिटेंशन, हमें वो चीज याद ही नहीं आ रही है ना, तो मतलब वो क्या हो जा रही है, सिलेक्टिव रिटेंशन ओके, वो भी मतलब कि आपकी बाधा तो डालेगी, लेकिन क्या है भाई, वो ज्यादा बाधा अगर आपकी रिटेंशन ही नहीं हो रही है तो फिर मतलब कि यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन होगा नहीं, अटेंशन नहीं जा रहा है तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, तो मतलब ज्यादा मतलब कि ये सहयोग कर रहे हैं ना, मतलब कि बाधा में, ये सब तो ज्यादा सहयोग कर रहे हैं बाधा डालने में, फिर परसेप्शन नहीं हो रहा है तो अभी हमारा मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इंटेंशन, हमारी इच्छा वाली चीजें ने वो कम सहयोगी होती है ओके, बाधा डालने में कम सहयोगी होती है, समझ आ रहा है ना। ओके चलिए, ओके क्वेश्चन नंबर 12 करो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों के। चले, निम्नलिखित में से कौन से एक एक प्रभावी संप्रेषण के वर्धक है, बताओ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स हैं, बताओ कौन से हैं। फ्रीडम टू सी एंड हियर, व्हाट इज हियर, यहाँ क्या है, यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, कोई क्या सोचता, क्या महसूस या महसूस करता है, ये कहने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे पास। ओके, तीसरा क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। चौथा कह रहा है कि कोई क्या महसूस करता है, ओके, यह महसूस करने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। फिर लास्ट में है हमेशा अनुमति के इंतजार से स्वतंत्रता, मतलब कि हमें अनुमति का इंतजार लेने में स्वतंत्रता होनी चाहिए ओके, किसी की परमिशन लेनी है ओके, तो परमिशन के लिए वेटिंग करना, उसके लिए हमें फ्रीडम होनी चाहिए भाई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ पर हो सकता है बताइए। यस, तो पहला तो यह क्या, यहाँ क्या है, यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए, बिल्कुल ओके, ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ओके। क्या चीज है, तो अभी तो हमें पता चलेगा ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, हम देख पाते हैं सुन पाते हैं, उसमें मतलब देखने की सुनने की हमें स्वतंत्रता है, तभी तो हम मतलब कि कम्युनिकेशन कर पाएंगे इफेक्टिव, है ना। ओके, देखने में क्या होता है पता है, नॉन वर्बल में देखने में आ जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज वगैरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। प्रॉक्सिमिटी, ये सारे मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जो नॉन वर्बल भी होते हैं, कुछ वर्बल भी होते हैं जो सुनने लायक होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं देखने लायक होते हैं, है ना, तो उसकी भी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए बिल्कुल। तो ए वाला तो हमारा रहेगा ही रहेगा, जहां पर ए नहीं है उसको पहले हटा लो। बी में देखो कोई क्या सोचता है या महसूस करता है, मैं कुछ कह रही हूँ, सामने वाला क्या सोचता है क्या महसूस करता है, वह कहने की भी मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई तुमने क्या कहा, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या महसूस किया, ये कहने की भी मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए ओके। तो ये तो दोनों में कॉमन है ए और बी ओके। अब प्रश्न आ रहा है सी और डी का, ई तो वैसे भी आपका है नहीं, है ना। अब सी क्या कह रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, ये चीज क्या होनी चाहिए, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा आगे जाके, ये निर्णय हम लेते हैं, वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। या फिर कोई क्या महसूस करता है, मैं कुछ कह रही हूँ आप क्या महसूस करते हो, और ये महसूस करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए आपको ओके। चलिए बताइए। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ओके, ये तीनों के तीनों ए बी डी जो है, तीनों के तीनों आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पर निर्णय लेने वाले जो सी वाला है, वो तो मतलब निर्णय लेने से कम्युनिकेशन थोड़ी ना होगा, वहां पर हमने निर्णय ले क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये तो निर्णय हमने लिया, कम्युनिकेशन तो वहां पर होता ही नहीं है कि सामने वाला क्या सोचता है। कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंडर जो चीज रिसीवर को भेजता है वो तब ये भी सोचता है कि सामने वाले को कैसा फील होगा, वो क्या कहेगा, वो क्या मतलब कि फील करेगा ओके। और
उसके सामने वाले के पास भी इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या महसूस करेगा, है ना। ओके, चलिए, क्लियर। यस, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब स्रोत और रिसीवर के बीच साम्यता होती है। मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा तब होता है जब स्रोत, ओके, मतलब कि सोर्स है, और जो रिसीवर है, ओके, रिसीवर कौन होगा, ऑडियंस कहलाएगा, है ना। तो सोर्स और ऑडियंस के बीच में क्या होगी, साम्यता होगी। ओके, तो यहाँ पर ये बात हो रही है। उसके बाद देखो, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सोर्स और रिसीवर जो है वो समान अर्थ लाने के लिए शब्दों की एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। जो सोर्स होगा जिसके माध्यम से आप कुछ बता पा रहे हैं, जो रिसीवर होगा सामने वाला ऑडियंस जिसको बोलते हैं, वो इन दोनों की लैंग्वेज एक होनी चाहिए। ओके, तभी जाके आपको पता चलेगा ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी जाके तो समझ पाओगे। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं रहा, ओके, जस्ट एग्जांपल, तो कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जैसे कि हम कंपाइलर का यूज करते हैं, असेंबलर का यूज करते हैं, तो कंपाइलर असेंबलर क्या करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को वो जानता है ना। फिर हमारे पास से लैंग्वेज लेकर, हमारे शब्दों को लेकर वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, बाइनरी में कन्वर्ट करके, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाते हैं। और कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में जो भेजता है उसको वो कंपाइलर जो है वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें भेजता है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, जो भी सोर्स है और जो रिसीवर है वो समान अर्थ लाने के लिए शब्दों की एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, कंपाइलर और कंप्यूटर दोनों एक ही लैंग्वेज का यूज करते हैं। कंपाइलर और हम ह्यूमन दोनों एक ही लैंग्वेज का मतलब कि क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी जाके तो समझ आएगा। मैं कुछ बोल रही हूँ, सामने कंपाइलर को पता ही नहीं चल रहा है तो मतलब भी कुछ नहीं है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब आंसर करिए। यस, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है क्या है भाई, सही है। ओके, दोनों के दोनों क्या है भाई, सही है। ओके, साम्यता का मतलब क्या होता है भाई, साम्यता का मतलब क्या होगा बताओ, समानता होगी, है ना। मतलब कि सोर्स और रिसीवर के बीच में क्या होनी चाहिए, साम्यता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ओके, क्लियर। चलो, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करिए। यहाँ पर स्टाइल दैट इम्बेड कम्युनिकेशन के दिए हैं, ओके, और यहाँ पर उसके फीचर्स दिए हुए हैं। चलिए, तुष्टीकरण, फिर आरोपण, आशोधन, कंप्यूटिंग, ध्यान भंजन, डिस्ट्रैक्टिंग। ओके, यहाँ पर फीचर को देखो, असंगत बातें करना या कहना, जो रिलेवेंट है ही नहीं, जो संगत बातें है ही नहीं, जिससे रिलेटेड कोई चीज ही नहीं है, उसी के बारे में हम बात करते हैं या कहते हैं। शुद्धता के प्रति अति उत्साहित हो जाना भाई, ओके, शुद्धता के प्रति अति ज्यादा ओवर करेक्ट हो जाना। ओके, उसके बाद है गलतियां, ओके, गलतियां ढूंढना और अपने को बेहतर मानकर बर्ताव करना, सामने वाले की गलतियां ढूंढना है और हम अच्छे हैं ये बताना है सबके सामने। ओके, अनावश्यक रूप से संतुष्ट करने के लिए प्रयोजन से बात करना, अनावश्यक रूप से, आवश्यक नहीं है फिर भी संतुष्ट, सामने वाले को संतुष्ट करने के प्रयोजन से हम उसके साथ बात करते हैं। ओके, चलिए क्या आएगा इसका आंसर, यस, यस। तो यहाँ पर देखो, असंगत बातें करना या कहना, मतलब कि हम यहाँ पर किसी का ध्यान भटका रहे हैं, कोई बात कर रहा है अपनी प्रॉब्लम की और हम बात कर रहे हैं किसी और के प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर रिलेवेंट तो है ही नहीं। वो बेचारा अपना दुख लेकर यहाँ पर आया है और हम दूसरे के दुख के बारे में उसके साथ बात कर रहे हैं, है ना, तो रिलेवेंट है ही नहीं, इरिलेवेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करें, ध्यान भंजन करें, डिस्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक में जाएगा डी, मतलब कि डी में वन कहाँ पर है, तो यहाँ पर, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करो,
पूरी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएंगी। ओके, फिर दूसरे में शुद्धता के प्रति अति उत्साहित रहना, तो आशोधन, कंप्यूटिंग करना। ओके, फिर गलतियां ढूंढना और अपने को क्या है भाई, बेहतर मानना। क्या आएगा भाई, गलतियां ढूंढकर अपने को क्या कर रहे हैं, बेहतर मान रहे हैं, मतलब आरोपण कर रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं किसी को, है ना, किसी के सामने ब्लेमिंग कर रहे हैं, उसको बुरा बता रहे हैं, खुद को अच्छा बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खुद को अच्छा बताते हैं और दूसरे के साथ गलत काम कर लेते हैं, दूसरे के साथ मतलब कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है ना, और खुद अच्छे बंदे बनकर घूमते फिरते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ब्लेमिंग है। ओके, तुष्टिकरण, तुष्ट होना, है ना। हम क्या करते हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी हम अनावश्यक रूप से, अनावश्यक का मतलब है आवश्यकता नहीं है फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरों को संतुष्ट करने के हेतु से उससे बात करते हैं। हमें पता है कि सामने वाले के साथ हम बात करेंगे कोई मतलब नहीं, है ना, फिर भी उसको संतुष्टि हो, उसी की वजह से हम उसके साथ बात करते हैं। तो ये क्या है, तुष्टिकरण। ओके, ए में जाएगा फर्थ। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है जब स्रोत और श्रोता एक ही तरंग पर होते हैं तो प्रभावी संप्रेषण घटित होता है। ओके, सोर्स और रिसीवर जब क्या होते हैं, एक ही तरंग पर होते हैं तो क्या होता है भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। क्यों, रीजन, क्योंकि सोर्स और रिसीवर जो है वो एक समान अर्थ ज्ञापित करने हेतु एक ही तरह की भाषा एवं पदों का अनुप्रयोग करते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत ही इजी है। आंसर करिए सभी बच्चे। यस, करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट। ओके, दोनों के दोनों सही हैं। और असर्शन है वो रीजन का मतलब रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। समझ आया ना। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ भाई। एक दूध विक्रेता है, इस प्रयोजन से दूध में जल मिलाता रहा है कि उसे जल मिश्रित दूध को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। जल और दूध का अनुपात ज्ञात करें। बताइए इसका आंसर करिए। ये आपको रेशियो बताना है। ओके, यहाँ पर परसेंटेज और रेशियो दोनों के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। चलिए बताइए। और यहाँ पर देखो ये परसेंटेज वाला जो मैंने प्रॉफिट लॉस वाला था ना, उसको मतलब कल की उस मतलब कि पहले जो क्लास ली इससे पहले उसी के अंदर समझाया था, CPSP सारा कुछ समझाया था, है ना, क्वेश्चन के अंदर ही समझाया हुआ था। सभी बच्चे आंसर करेंगे और सॉल्व करके करेंगे। ओके, ऐसे ही नहीं तुक्का लगाना है। या तो फिर कुछ बच्चे तो क्या करते पता है, पेपर को सॉल्व किया होता है तो आंसर को रट लिया होता है। अब इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के रखेंगे तो क्या करोगे। चलिए, यस, समझते हैं इसको। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको दी नहीं है, CP नहीं दिया। कॉस्ट प्राइस मतलब कि आपको जितने में पड़ता है वो बात है ना। मतलब आपने जो चीज खरीदी है जितने में उतनी बात है। मान लो कि आपके घर के आंगन पे गाय है और गाय का जो दूध निकला है और आपको पता है ये 1 लीटर दूध है वो 100 रुपये का है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल, आपको बताए 1 लीटर दूध है उसकी कीमत आपको 100 रुपये मिलनी चाहिए, है ना, उसकी कीमत 100 रुपये है। लेकिन आपको तो भाई प्रॉफिट चाहिए। आपने क्या किया, उसके अंदर अब सबको बताए 100 रुपये लीटर दूध मिल रहा है तो आप बेचने जाओगे, ये 1 लीटर दूध आप मतलब डेयरी में भरवाने जाओगे तो अभी आपको 100 रुपया ही मिलेगा। लेकिन आपको तो चाहिए प्रॉफिट, है ना, ये तो आपकी खुद की कमाई है। लेकिन खुद के थोड़े से भी पैसे तो मतलब मिलने चाहिए ना, प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करोगे, 1 लीटर दूध है ना उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल दोगे, पानी डाल दोगे। अब पानी डालोगे तो ये 1 लीटर दूध है वो बढ़ जाएगा कि नहीं, यस, है ना।
उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब उसकी मात्रा इस तरीके से बढ़ती है कि आपको 25% क्या मिलता है भाई, 25% प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर बस यही बात है कि हमारा सीपी जब हमें दिया नहीं होता है तो सीपी ऑलवेज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, यस, प्रॉफिट हमें हो रहा है 25%। कुछ भी नहीं करना था। अब ये प्रॉफिट किस पर मिला बताओ, ये तो हमारा शुद्ध दूध था, ये तो हमारा क्या था भाई, शुद्ध दूध था ना भाई, मिल्क था, प्योर प्योर मिल्क था, है ना, उसकी ये 100 रुपीज हमने वैल्यू देखी, और ये तो हमारे 25% हमें प्रॉफिट मिला। ये किसके बेस पर मिला, कब मिला, हमने वाटर डाला तब मिला, तो ये वाटर का हिस्सा हुआ कि नहीं, यस हुआ ना। तो यहाँ पर पूछा क्या है, जल और दूध का रेशियो पूछा है। देखो, दूध और जल का पूछे तो अभी आंसर अलग आएगा, जल और दूध का पूछेंगे तो अभी रेशियो अलग आएगा। पहले जल और दूध का निकालते हैं, वाटर रेशियो क्या है भाई, दूध, है ना, या तो मिल्क, मिल्क लिखते हैं। चलो, अब वाटर कितना है भाई, 25% है। ओके, हमने बताया मिल्क जो है, शुद्ध मिल्क की बात हो रही है। ओके, तो मिल्क हमारे पास कितना था, 100% था, है ना, वो अपने आप में सीपी ऑलवेज अपने आप में 100% होता है, सीपी नहीं दिया है तब। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करो। रेशियो को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, कुछ नहीं करना है। रेशियो में क्या होगा भाई, यहाँ से काटो, 25 चौक कितने होंगे, 100 होंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि 1 हो गया, है ना, तो ये बन गया आपका आंसर। 1:4 इज द करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं था। अगर आपको इसकी जगह पर क्वेश्चन को उल्टा दे और आपको पूछ ले कि मिल्क और वाटर का बताओ, क्या होगा, मिल्क की जगह पर मिल्क को रख दो 100%, वाटर की जगह पर वाटर को रख दो 25%, यहाँ से यहाँ काट दो, 25 चौक 100 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4:1। ओके, ये किस केस में है भाई, मिल्क वाटर के केस में। ओके, और ये किस केस में है, वाटर मिल्क के केस में, जो अभी आपको पूछा गया है। तो आंसर क्या आएगा भाई आपका, 1:4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना आया था, 16। अच्छा चलो, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसको मैंने यहाँ पर पेंडिंग रखा है, बिकॉज वो क्वेश्चन एनटीए ने परसेंटेज के रूप में, मतलब कि ग्रेसिंग मार्क के रूप में दिया हुआ है, और वो कॉमर्स वालों का लगभग लगभग क्वेश्चन है। ओके, तो उसको मुझे कंप्लीटली उसकी जो प्रोसेस होती है उसको देखकर मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। और उस क्वेश्चन को मैं, अगर ऐसा होगा तो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन कराऊंगी बाद में, उसके अंदर ले लेंगे। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 18 करें। यस, तो 1500 रुपए की धनराशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि डिफरेंस है 13.50 रुपये। उनके ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करिए। ओके, उनकी जो ब्याज का जो दर है उसको आपको ज्ञात करना है। बताइए इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे। चलिए, सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, ओके, समझते हैं इसको। देखो, साधारण ब्याज की बात आती है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100, है ना, यही है ना इसका फॉर्मूला। यस, तो P का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। P का मतलब है प्रिंसिपल,
जो हमारी धन राशि होती है उसको बोलते हैं पी। ओके, आर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब है आपका दर। ओके, क्या है? दर। ओके, फिर टी का मतलब क्या है? टाइम। टाइम मतलब जो भी ईयर दिया हो या फिर आपको जो मतलब कि क्या है, महीने दिए हो। ओके, वो आपका टाइम होता है। ओके, क्लियर। अब देखो यहाँ पर पी हमारा कितना है? 1500 रुपीज है। यस, पी हमारा 1500 रुपीज है। ओके, धनराशि हमारी 1500। रेट हमें पूछा गया है यहाँ पर। ओके, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 3 साल का। कितना? 3 साल का। ओके, 3 ईयर। ओके, अब आपके पास सारी चीजें हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दो अलग अलग स्रोतों की बात हो रही है, दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। ओके, उनके बीच का मतलब उनके जो भी साधारण ब्याज है उसका डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया हुआ है। क्लियर? बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है आपको? 13.50। 13.50 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जो आर है वो 2 आएंगे, पी भी 2 आएंगे, टी भी 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई दो अलग अलग सोर्स स्रोत की बात हो रही है, सोर्सेज की बात हो रही है ना। तो पहले हम एक एक को लगाते। यहाँ पर आर जो है, हमें आर ढूंढना है, तो एक होगा R1, दूसरा होगा R2। समझ आया ना? तो देखो P इंटू R1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये पहले। फिर इनका डिफरेंस यहाँ पर हमें बताया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो P इंटू R2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यस। ओके, अब इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं है, सॉल्व ही करना है। चलो, P है हमारा कितना? 1500 इंटू R1 ढूंढना है, इंटू टी कितना दिया है? 3 साल का, डिवाइडेड बाई 100। ओके, माइनस यहाँ पर P हमारा कितना दिया है? 1500 इंटू R2, हमें यहाँ पर क्या है, इनका डिफरेंस यहाँ पर बताना है, दोनों के दरों का अंतर हमें बताना है। ओके, तो दर हमारे पास नहीं है। टी मतलब 3 इयर्स है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 100। बस इसको सॉल्व करो। अब देखो 13.50 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 0 0 काट लिया तो यहाँ पर 15 आए। 15 3 कितने होंगे? 45। 45 इंटू आपका क्या है? ये R1। ओके, सॉल्व हुआ। देखो ये 15 और ये 3, 15 3 कितने होंगे? 45। 15 3 45। क्लियर? अब देखो इन दोनों को हटा लिया तो अब आपके पास 15 और 3 रहा। तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन हमें करना है, यहाँ पर माइनस डिफरेंस निकालना है, इसी वजह से 45 इंटू क्या हो गए भी, देखो 15 इंटू 3 45 है ना, 45 इंटू R2। ओके, अब देखो 13.50 है इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन क्या है? दोनों 45 है, बिल्कुल 45 को कॉमन निकाल दो और फिर यहाँ पर R1 माइनस R2। क्लियर? अब देखो ये R1 और R2 जो है उसको मैं यहाँ पर ले जाऊँ R1 माइनस R2, यही तो हमें ढूंढना है। ओके, इज इक्वल टू ये वाला जो 1350 है ना, इसका मतलब क्या होगा? 1350 इंटू डिवाइडेड बाई 100। क्यों डिवाइडेड बाई 100 किया? ये पॉइंट जो है ना उसको हटाए, पॉइंट के बाद कितने आएंगे? 2 अंक है, तो नीचे कितने आएंगे? 100 आएंगे। अगर एक पॉइंट होता तो 10 आते, 2 है तो 100 आएगी, 3 होता तो 1000 आएगा। समझ आया ना? और नीचे की ओर ये जो 45 है ना, ये 45 यहाँ पर जाएंगे, तो ये तो गुना के संदर्भ में यहाँ पर इक्वल टू की उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, इंटू 45। बस ये वाली बात है, 0 0 कट गए। अब आपके पास कितना रहा भाई? यहाँ पर लिखती हूँ, ओके, अलग कलर से लिखती हूँ, यानी कि आपको समझ आए। यस, यहाँ पर देखो 135 डिवाइडेड बाय कितने हुए? 450 है ना, 10 इंटू 45 450। बस इसको सॉल्व करो तो देखो 5 दूनी 10 और 5 सिटे 35, यहाँ पर 9 पंचे 45 मतलब 90 आ गया। ओके, 9 3 27 और 10 90 सॉरी 10 90 10 9 90, यस 10 9 90। ओके, 3/10 इज इक्वल टू 3/10 को क्या लिखेंगे? 0.3 लिखा जाता है। ओके, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर एक 0 है तो एक पॉइंट को हटाकर रख दो। समझ आया ना? तो आंसर क्या आएगा? ये प्रतिशत में है, ध्यान रखना। तो थर्ड इज द सॉरी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 19 करो सभी बच्चे।
एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? सिंपल सी बात है, ये घड़ी बना ली, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, यहाँ पर 1 2, यहाँ 4 5 7 8 10 11। ओके, हमें बजाने कितने हैं? 4:30। यहाँ पर घंटे की सुई जाएगी, यहाँ पर मिनट की सुई जाएगी। पूछा क्या गया है? मिनट की सुई कहाँ पर है? पूर्व दिशा की ओर। हमें अगेन एक घड़ी बनानी है। अब ये घड़ी हमारे जो ये 6 है ना, मिनट की सुई कहाँ पर है? 6 पर है। 6 हमारे कहाँ पर आने चाहिए? पूर्व दिशा में, मतलब ईस्ट में आना चाहिए। ओके, ये नॉर्थ है, ओके, ये वेस्ट है, और ये क्या है? साउथ है ना। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है भाई? ये 6 जो मिनट की सुई है पूर्व दिशा में रखनी है। यहाँ पर हमने मिनट की सुई रखी, मतलब कि 6 हमारे कहाँ पर आए भाई? वेट। ओके, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वेट करो थोड़ा सा। ओके चले, तो ये जो है वो आपकी मिनट की सुई। ओके, ये 6 आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब देखो 4 और ये 5, हमें बजाने कितने हैं? 4 और 30 बजाने हैं। ओके, हो गया। अब देखो घंटे की सुई के बारे में पूछा कि घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करती है? तो घंटे की सुई तो हमारी यहाँ पर है भाई, तो किस दिशा है भाई? नॉर्थ टू ईस्ट, इन दोनों के बीच की बात हो रही है ना। घंटे की सुई हमारी कहाँ पर है? यहाँ पर है। समझ आए ना? यस, तो आंसर क्या आएगा भाई? नॉर्थ ईस्ट। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ। कतिपय कूट भाषा में 24 6 8 5 उसको लिखा जाता है 33 7 7 6। ओके, और अब हमें ढूंढना क्या है? आज ना मुझे पता नहीं क्यों ये दिखाई नहीं दे रहा, पॉइंट ही नहीं दिखाई दे रहा। चलो जी, कोई बात नहीं। 35791, ओके, उसको ढूंढना है आपको। तो देखो यहाँ पर 2 से 3 आए +1, 4 से 3 हुए -1, 6 से 7 आए +1, 8 से 7 गए -1, 5 से 6 आए +1। ओके, बस यही काम करना था, +1 -1, बहुत ईजी था। +1 कर दो, 4 आ गया। उसके बाद +1 के बाद हमें क्या करना है भाई? यस, ये पॉइंट आज ना सच में मुझे परेशान कर रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा, ये वाला। ओके चलो, -1 करो, -1 किया, 4 आ गया। +1 करो, 8 आ गया। -1 करो, 8 कितना है? हाँ, 8 आ गया। और यहाँ पर +1 करो और यहाँ पर 2 आ गए। कितना आया भाई? 4 44 882। कहाँ पर है 44 882? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो जी। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। तर्क ध्वनि शाश्वत है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह पैदा होती है। ध्वनि क्या है? शाश्वत है क्योंकि यह पैदा होती है। न्याय के अनुसार निम्न में से कौन सा हेतुवाभास है? बताओ। अब देखो ध्वनि क्या है? ध्वनि, ध्वनि क्या है? शाश्वत है। ओके, तो शाश्वत है क्योंकि ये क्या होती है भाई? क्योंकि यह पैदा होती है, प्रोडक्ट, प्रोड्यूस होती है ना, होती है। बताओ, शाश्वत का मतलब क्या होता है? अनंत तक चलने वाला, है ना। अनंत तक चलने वाला मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगर कोई चीज पैदा होती है तो उसका अंत होना तय है ना। जीवन है तो मृत्यु है, तो कोई भी चीज पैदा होती है तो वो मरती है, मतलब खत्म होती है। तो यहाँ पर तो ये बताया कि भाई ध्वनि पैदा तो होती है, लेकिन उन्होंने तो शाश्वत बता दिया, मतलब खत्म तो होती ही नहीं। खत्म नहीं होती तो पैदा कहाँ से होगी? और पैदा होती है तो खत्म तो होगी ही, है ना।
तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है। रीजन जो है ना, हेतु हमारा, हेतु क्या है भाई, पैदा होती, हेतु जो है ना वो मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है किसके साथ, उसके लिंगी के साथ, साध्य के साथ, है ना। तो ये क्या है भाई, विरुद्ध हेतुआभास। क्या है भाई, विरुद्ध हेतुआभास। क्लियर, यस, ये सारा हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, है ना, अच्छे से समझाया है। ओके, हेतुआभास, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। चलो जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संवादिक और दार्शनिक दोनों प्रकृति के संबंधित प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। अब बताओ, प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ में कौन से विकल्प सही है। पहला वाला कह रहा है कि यह अभिधारणा हेतु अपेक्षित आधार प्रदान करता है जिसकी कतिपय ज्ञान के साधन की अभिपुष्टि होती है। ओके, उसके बाद है यह प्रस्तावित अभिधारणा का गहराई से विश्लेषण करने हेतु आवश्यक मंच प्रदान करता है। उसके बाद यह विश्लेषण से प्राप्त अवलोकनों का अनुमान अथवा न्याय प्रयोग के रूप में सारांशीकृत करने में समर्थ बनाता है। और टी कह रहा है कि यह बहसकर्ता को अकेले औपचारिक वैधता के आधार पर अपने स्वयं की विश्वास प्रणाली को स्वीकृत करने में समर्थ बनाता है। बताइए आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पहला वाला जो है अभिधारणा हेतु तो अपेक्षित आधार प्रदान करता है, बिल्कुल ओके, हमें आधार प्रदान करता है जिसकी कतिपय ज्ञान के साधन से अभिपुष्टि की जाती है, बिल्कुल ओके, तो ये वाला सही है। फिर आपका आएगा यह प्रस्तावित अभिधारणा का गहराई से विश्लेषण करने हेतु आवश्यक मंच प्रदान करता है हमें, तो ये भी हमारा क्या है, सही है ओके। तीसरा वाला हमारा क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि ये विश्लेषण से प्राप्त जो भी अवलोकन है उसका अनुमान अथवा तो न्याय प्रयोग के रूप में सारांशीकृत करने में समर्थ बनाता है। तो तीनों के तीनों आपके सही ओके। यहाँ पर बहसकर्ता को अकेले औपचारिक वेदता के आधार पर नहीं ओके, अनौपचारिक चीजें पर, मटेरियल्स पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है ओके। तो यहाँ पर ये बात है आपकी डी जो है वो आपका गलत है ओके। तो ए बी और सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करो। दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि न्याय शास्त्र के ग्रंथ सर्वांगिक कारणकारी स्थितियों तथा अनुमानजन्य ज्ञान में लिखित प्रक्रिया की चर्चा करते हैं ओके। उसके बाद है स्टेटमेंट टू, न्याय शास्त्र के ग्रंथ किसी उन कारकों के विश्लेषण पर निर्भर नहीं करते हैं जो निर्णय की औपचारिक वैधता का आकलन करने और निर्णय करने में सहायता करते हैं। बताइए। यस ओके, आगे वाले क्वेश्चन से ही थोड़ा सा आपको यहाँ से मतलब कि आंसर करने में मतलब कि थोड़ा सा एक आपको गाइडेंस मिल गया होगा। यस, पहला वाला जो है वो आपका करेक्ट है कि न्यायशास्त्र के ग्रंथ सर्वांगी कारणकारी स्थितियों को ओके, कोजल कंडीशंस जो है, फिर अनुमानजन्य ज्ञान में जो प्रोसेस, क्या प्रोसेस होती है, प्रक्रिया को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है ओके। तो ये वाला सही है। दूसरा वाला ओनली देखो औपचारिक वेदता का ही आकलन करने की बात आ रही है, तो अकेली औपचारिक वेदता को यहाँ पर नहीं देखा जाता है, इसी वजह से स्टेटमेंट टू आपका इनकरेक्ट है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करो। प्रसिद्ध गायक हिमांशु कहते हैं कि कॉफी हिल चॉकलेट लजीज होते हैं। हम एकमात्र यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफी हिल चॉकलेट वास्तव में लजीज होते हैं। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष घटित हुआ है, बताओ। एक मतलब सिंगर है, फेमस सिंगर है, वो बता रहा है कॉफी हिल चॉकलेट जो है
वो मतलब कि बहुत ही लजीज होती है, ग्रेवी होती है। ओके, और हम उसके कहने पर ये निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं कि हाँ भाई इसने कहा है तो मतलब कि ये सही बात होगी। ओके, तो इनमें कौन सा मतलब कि हमारा तर्क दोष रहा है? जल्दबाजी में सामान्यीकरण कर दिया हमने, गैर विशेषज्ञ प्राधिकारी के प्रति आग्रह, ओके, अपील टू अन अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, स्लिपरी स्लोप, मिसिंग द पॉइंट। बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज द अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। अब वो तो फेमस सिंगर है भाई, वो थोड़ी ना कॉफी चॉकलेट बनाता है। वो खुद कॉफी कॉफी चॉकलेट बनाता होता तो मतलब वो कुछ कहता तो सही बात थी, लेकिन जो चीज वो बनाता ही नहीं है, वो खाता भले जरूर है, लेकिन इससे ये मतलब थोड़ी ना होती है कि ये लजीज होती है ना, मतलब कि ये सही बात है। अब मैंने इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिया था, गड़ी वाला, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला, है ना। अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं भाई कि घड़ी जो साबुन है वो बहुत पाउडर है वो बहुत अच्छा आता है। अब वो थोड़ी ना बना रहे हैं पाउडर, वो तो मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो तो है एक्टर, वो बना तो नहीं रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज जो बना नहीं रहा है और वो खुद उसका प्रचार कर रहा है ना, जो जिसने बनाया नहीं उसका वो प्रचार कर रहा है, तो मतलब कि और हम उस बात को मान भी लेते हैं। तो इसमें तर्क दोष कौन सा आ गया भाई? अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। समझ आए ना? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे लक्षणों का समुच्चय जो केवल तथा उन वस्तुओं में अवस्थित हो जिसे एक खास पद द्वारा इंगित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? देखो, ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये जब मैंने पढ़ाया आपको, इंटेंशन, कोनोटेशन, एक्सटेंशन, डेनोटेशन, ये सारा कुछ पढ़ा है, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ था ओनली दोज ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा बताओ? सभी बच्चे आंसर करो। बताओ भाई। यस, देखो ओनली दो ऑब्जेक्ट की बात आती है ना, तो ये वो इंटेंशन में चला जाएगा, कोनोटेशन में चला जाएगा। डेनोटेशन और एक्सटेंशन क्या बता रहे हैं? वो सर्वव्यापी बता रहा है, मतलब सभी के लिए बता रहा है। ओके, क्या बता रहे हैं? वो सभी के लिए बात, ऑल की बात हो रही है, डिक्शनरी मीनिंग की बात हो रही है। डिक्शनरी मीनिंग जो होता है ना वो क्या होता है भाई? सभी के लिए होता है, डिक्शनरी मीनिंग सभी के लिए होता है ना। मान लो कि हमने पिछली बार भी बताया था कि रेड कलर, अब रेड कलर क्या है? कलर है, डिक्शनरी मीनिंग तो क्या है? कलर है ना, कि कलर है। लेकिन हर एक मतलब पर्सन टू पर्सन अगर हम उसकी भावनाओं के साथ उसको जोड़ो तो वो क्या हो जाएगा? उसका अलग अलग हो जाएगी, तो भावार्थकता यहाँ पर आ जाएगी। ओनली दोज ऑब्जेक्ट की बात आएगी। अगर ऑल दोज ऑब्जेक्ट आता ना, ऑल दोज, सभी के लिए बात आती, तो वो हो जाता आपका क्या? डेनोटेशन या तो फिर एक्सटेंशन। यहाँ पर ओनली की, केवल की बात हो रही है, यानी कि स्पेसिफाइक चीज की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका? इंटेंशन एंड कोनोटेशन, मतलब ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट वाला आंसर सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 करो। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अब देखो, सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा होता है, सस्ता होता है, कम अस्थिर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है ना, वो प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा होता है, सस्ता होता है, कम अस्थिर होता है। बताना है सत्य है कि गलत है। टैब सीधी पहुंच वाले उपकरण है। ओके, टैब जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस की तरह होती है। ओके, टैब ड्राइव जिसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद है ड्राइव रैम, सॉरी यहाँ पर रैम आएगी। ओके, ड्राइव रैम नहीं, ये ड्राइव जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। ड्राइव, ड्राइव, टैब ड्राइव। ओके, ओके, टैब टैब ड्राइव।
अब देखो रैम की सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर मतलब कि वॉलेटाइल, ओके, वॉलेटाइल होते हैं। रैम के जितने भी रूप होते हैं, ओके, वो कैसे होते हैं भाई, उसके जो भी फॉर्म्स है वो सारे के सारे मोस्टली फॉर्म्स उसके वॉलेटाइल होते हैं, ओके। बताइए, इस प्रकार में उन्हें दीर्घावधि डेटा स्टोरेज के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, मतलब कि उसको लंबे टाइम तक अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए वो क्या अनसुटेबल बताते हैं। बताओ, इनका आंसर करिए सभी बच्चे। यस, तो पहला वाला क्या है भाई, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है भाई? यस, तो पहला वाला आपका ए जो है वो आपका क्या है, सही है, ओके। सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी जो होता है वो धीमा होता है, सस्ता भी होता है और कम अस्थिर होता है, ओके, मतलब कि वो लेस वॉलेटाइल होता है, ओके। और टैप ड्राइव जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस नहीं होती है, ओके, तो ये वाला आपका गया। सी क्या है भाई, रैम की सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर होते हैं, ओके, मतलब कि वो वॉलेटाइल होते हैं, रैम जो होते हैं ना वो वॉलेटाइल होते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसका जो डाटा जो है वो लॉन्ग टर्म तक हम उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, ओके, क्लियर, ओके। 2 मिनट रुके सभी बच्चे, ओके, मैं जस्ट अभी आई। ओके चले, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा भाई, ए और सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब थर्ड वाला आंसर सही है, ओके। चलो नेक्स्ट लगाओ, क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं सीएलआई, सीएलआई की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि जीयूआई का मुख्य लाभ क्या है? अब इसका मुख्य लाभ आपको बताना है कि उच्च स्तर की सुरक्षा मुहैया कराता है और इसे कम मेमोरी की जरूरत होती है, ओके। इसकी तुलना में बताना है, सीएलआई की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में बताना है, ओके। गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु आसान होता है, ओके। जटिल कार्यों को तेज गति से करता है और इसे कम मेमोरी की जरूरत होती है, इसे कम प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। बताइए क्या आंसर आएगा? यस, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा जो भी गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु क्या होता है वो आसान होता है, मतलब कि नॉन एक्सपर्ट लोग होते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इजीली यूज किया जाता है, ओके। जस्ट वेट, रुकिए एक सेकंड। ओके चलिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बिल्ली आई थी और मतलब कि दरवाजा खुला था किचन का, इसी वजह से। चले, कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं की सबसे कम से सबसे अधिक क्षमता के सही क्रम में पहचान कीजिए। चलिए, बहुत ही इजी है, सबसे कम से सबसे ज्यादा में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहले देखो 100 GB मतलब क्या होगा, 100 GB का मतलब बाइट में कन्वर्ट कर दो, आपको समझ आ जाएगा, ओके। जीबी है, जीबी मतलब 1 GB का मतलब क्या होगा भाई, 1024 MB होगा, है ना।
अब ये हमने क्या किया, जीबी में से कन्वर्ट किया है एमबी में, एमबी में से केबी में कन्वर्ट करो, केबी में हो गया, केबी में से बाइट में कन्वर्ट करो, बाइट में हो गया। क्लियर। चलो उसके बाद है यहाँ पर बाइट दिया हुआ है 10, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। इस तरीके से इन्होंने भी देखो इसी तरीके से मतलब 0 को मतलब इस तरीके से क्या किया, डिवाइड किया हुआ है ताकि समझ आए। ओके 1 TB का मतलब क्या होगा बताओ, 1 TB है, यस, तो एक, और टीबी का मतलब क्या होता है, टीबी को अगर कन्वर्ट करें तो जीबी में कन्वर्ट होगा, 1 2 3 ये जीबी में कन्वर्ट किया, यस। उसके बाद एमबी, तो ये एमबी में कन्वर्ट किया, उसके बाद केबी, ये केबी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइट में कन्वर्ट करें तो ये बाइट में कन्वर्ट हो गया। समझ आया। उसके बाद ये देखो ये 1 2, यहाँ पर 1 2 3 MB है यहाँ पर, यस, तो MB को कन्वर्ट किस में करेंगे, केबी में करो, केबी में कन्वर्ट किया, यस। उसके बाद क्या करोगे, बाइट में कन्वर्ट करोगे, हो गया बाइट में कन्वर्ट। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, ये यहाँ पर लिख रहे हो कि 1 2 3, फिर 1 2 3 और केबी है यहाँ पर, यस, केबी को बाइट में कन्वर्ट करो, 1 2 3 ये बाइट में कन्वर्ट होगा बस। अब सबसे कम से ज्यादा में यहाँ पर लगाओ तो देखो 3 3 यहाँ पर 6 है, ओके, यहाँ पर कितने हैं 9, सॉरी यहाँ पर 9 0 है, यहाँ पर 9 2 कितने हैं 11 0, 0 को लिख लेते हो कि ये 9 0 है, ये कितने 0 है 11 0 है, 3 6 9 2 11, 3 6 9 और यहाँ पर 12, यस। यहाँ पर देखो 3 6 9 और ये है आपके 10 0, इसके बाद ये 3 6 9 9 और ये क्या है 2 9 2, यहाँ पर 11 0 है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, अब इसको ना आंसर जो करोगे ना वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि एक एक चीज है ना वो 2 बार रिपीट होगी। ओके समझते हैं इसको, डोंट वरी। ओके अब देखो यहाँ पर समझो, पहले कौन सा आएगा, कम से ज्यादा बढ़ना है, कम 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कि ई वाला आपका पहले आएगा, यस। दूसरे वाले में 10 0 आएंगे, बिल्कुल, तो वो दूसरा वाला जो है बी आएगा, यस, ओके। उसके बाद आता है ना वो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये दोनों 11 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है डी है, अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा वो आपके ऑप्शन के बेस पर चलेगा, ओके। ई और बी कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, ये दोनों पहले निकाल दो। अब देखो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो मतलब कॉमन सी बात हो गई, ये डी दोनों में कॉमन कर दिया आपके ऑप्शन में, बिल्कुल। तो अब उसके बाद क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, है ना। तो ए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पर ए आएगा, ओके, यहाँ पर डी के बाद ए आएगा और ए के बाद लास्ट में सी जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ आया ना। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से कन्वर्ट करके सॉल्व करना ताकि कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित भी करता है, ओके। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की क्या है, वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों से वेब पेज प्राप्त करने में मदद करती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, करेक्ट आंसर इज द, दोनों के दोनों सही है, ओके। वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, वेब पेजों को दोबारा से हमें हासिल करके देता है, ओके। एक बार हमने एक वेब पेज को खोला था, फिर अगर दोबारा से हमें उस वेब पेज को खोलना है तो वो हमें हेल्प करता है, ओके। तो एक सॉफ्टवेयर है, ओके। और दूसरा सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, है ना, तो ये सर्च इंजन क्या है, एक प्रकार की वेबसाइट है जहाँ से लोग क्या करते हैं, अन्य वेबसाइटों का मतलब अन्य वेबसाइटों से वेब पेज का पता लगा सकती है या तो फिर वेब पेज को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है उनको, ओके। तो दोनों के दोनों क्या है भाई, सही है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 30 लगाओ। HDD, रैम, रोम, CRT, यहाँ पर उसके मतलब कि क्या है भाई, फीचर्स है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके। वॉलेटाइल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपको CRT, कैथोड रे, क्या था भाई आपका, ओके, यस। तो यहाँ पर जो हमारी मॉनिटर होता है ना,
उसी का है ना। मॉनिटर की जो एक स्क्रीन आती है तो उसके अंदर हमने जो बोलते हैं एलसीडी बोलते हैं, फिर आपका क्या है एलईडी बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से सीआरटी होता है, तो सीआरटी क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी क्या है कि देखो पहले तो डी में 1 कहाँ पर है, डी में 1 अब यहाँ पर सभी में है। ओके, तो यहाँ पर आपका मतलब कि एक ही क्वेश्चन से आंसर नहीं बनेगा। वॉलेटाइल मेमोरी किसको बोलेंगे बताओ, वॉलेटाइल मेमोरी किसको बोलेंगे? यस, रैम को बोला जाता है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोला जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, तो रोम को क्या बोला जाएगा, रोम को क्या बोला जाएगा? यस, रैम को वॉलेटाइल, तो रोम को नॉन वॉलेटाइल। ओके, तो यहाँ पर देखो बी में 2 नंबर कहाँ पर है, बी में 2 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, उसके बाद देखो रोम में 4 नंबर कहाँ पर है, सी में 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका आंसर अब बनेगा 4 इज द करेक्ट आंसर। एचडीडी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। ओके, क्लियर, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर याद रखना है, रैम रोम में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। रैम रोम, रैम जो है वॉलेटाइल है। ओके, वॉलेटाइल है। रोम क्या है भाई, नॉन, ओ से ओ याद रख लो। ओके, नॉन याद रख लो, ओ से नॉन के, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 31। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन है बताइए। हमने ये आपको समझाया हुआ है, पीवाईक्यू सभी भी करवाए। ओके, लास्ट 10 डेज के अंदर ही करवाए हुए। क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के तहत आपके कुल कितने मिशन है, टोटल आपके 8 मिशन है। ओके, कौन कौन से वो मैंने पढ़ा दिए थे। यहाँ पर देखो ये 8 मिशन है। नेशनल सोलर मिशन, ओके, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, इनके फुल फॉर्म भी याद रखने जरूरी है। ओके, क्योंकि पूछा जा सकता है। एनएसएम, एनएसएम का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल सोलर मिशन। उसके बाद है NMEEE, ओके, ट्रिपल ई, NM ट्रिपल ई, तो मतलब क्या होगा भाई, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिट्स, ओके, NMSH, ओके, जिसको बोला जाता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। उसके बाद है नेशनल वाटर मिशन, एन, ओके, NWM, ओके, NWM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है नेशनल वाटर मिशन के तहत। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म बताइए। NMSHE, है ना, ये पूछा गया है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, ये उसका भी मिशन है। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, ओके, GIM, ग्रीन इंडिया मिशन। उसके बाद है 7 नंबर का है, यहाँ पर लिखती हूँ NMSA, ओके, NMSA, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और लास्ट वाला आपका है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ओके, NMSKCC। ओके, तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है सभी के सभी की। ये 8 मिशन है जो आपके क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लगाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज होती है, कितनी रेंज होती है? कोई भी आपका मतलब कि साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, ओके, उसकी अगर हम एवरेजेस 3 मिनट तक की एवरेज मानते हैं तूफान की, ओके, उनकी जो पवन की गति होती है उनकी रेंज कितनी होती है बताओ, आंसर करो। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिटेल्स में समझाया हुआ है। यस, करेक्ट आंसर इज द 63 to 88 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, देखिए यहाँ पर समझाया था भाई 1.5 अगर ये एवरेज होती है मिनट, ओके, 1.5 मिनट होती है, तो उसकी जो एवरेज रहेगी वो 41 से लेकर 40 और 41 से लेकर 49 की रहेगी। ओके, उसके बाद अगर हम 2 मिनट का टाइम लेते हैं तो 50 से लेकर 61,
2.5 से लेकर 3 का बात करेंगे तो 62 से लेकर 87 आएगा। 3.5 अगर हम मानेंगे तो 88 to 117। ओके, यहाँ पर देखो साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, बाकी की भी याद रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 4.0 से लेकर 4.5 की बात हो जाए तो 118 से 167 की होती है। 5 से लेकर 6 की बात हो रही है तो 168 से लेकर 221 होती है। और अगर आप 6.5 से ज़्यादा अगर मतलब कि एवरेज होती है, मिनट एवरेज होती है, तो क्या होगा 212 से 212 तक जाएगा। ओके, 222 से ज़्यादा जाएगा। ओके, क्लियर। चलो, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 33 करिए। पवन फार्म प्राय सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीर्ष हिस्सों अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। स्टेटमेंट सही है गलत? इन सुदूर स्थानों पर पवन की गति क्या होती है? सतत होती है। बताओ, इसका आंसर करना है, बहुत ही सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, चले। यस, तो पहला वाला तो सही है भाई, दूर दूर पहाड़ियों के खुले हिस्से होते हैं, वहां पर मतलब कि ये पवन फार्म बनाए जाते हैं, विंड फार्म बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन ये गलत है दूसरा वाला। गति जो होती है वो सतत नहीं होती है, तेज होती है। सतत की जगह पर यहाँ पर तेज दिया होता है ना, तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सतत दिया है, इसी वजह से गलत हो। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चले, क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ। अजर्सन रीजन है। अजर्सन कह रहा है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, जो भी हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करते हैं, उनमें से जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ओके, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में पर्यावरण पर उसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, उसके दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध उत्सर्जन नहीं होता है, मतलब नेट एमिशन उसका नहीं होता है। ओके, ये बोला गया है। बताइए, इसका आंसर करिए। अब नेट एमिशन क्या होता है पता है? नेट एमिशन ये होता है कि जैसे कि कोयला होता है ना, कोयला, कोयला पता है ना, कोल जिनको बोलते हैं, कोयला होता है। तो वैसे जो भी ऐसे होते हैं ना सोर्सेज, जो अवशेषों से प्राप्त होते हैं, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मतलब कि निकलता है ना, तो ऐसे जो भी सोर्सेज हैं, अब उनसे मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है, तो हम ऐसी कोई भी एनर्जी का यूज करेंगे जिससे क्या होगा, वो CO2 का मतलब कि उत्सर्जन ना करती होगी। ऐसी एनर्जी को हम यूज करेंगे ताकि जो पर्यावरण को बचाने में उसका बैलेंस बन जाए। मतलब एक जगह से अगर मान लो कि यहाँ से मान लो कि अगर CO2 बढ़ रहा है, यहाँ से CO2 उत्सर्जित हो रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसी एनर्जी को यूज करेंगे जिसकी वजह से CO2 जो है उसका प्रमाण भी हम कम कर पाए। ओके, खत्म तो नहीं कर पाते लेकिन कम कर पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बात बताई गई है। ओके, तो उसी को बोलते हैं, जो बैलेंस बना रहता है ना, उस बैलेंस को ही हम नेट एमिशन के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए। यस, तो पहला वाला आपका गलत है भाई। प्रतिकूल प्रभाव तो उसका भी पड़ेगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ मतलब कि थोड़ा सा तो मतलब वातावरण के अंदर मतलब कि थोड़ा सा तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही। कोई भी ऊर्जा, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो वैसे भी पर्यावरण को खराब करती है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी भी खराब करती है, उसका भी प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता है लेकिन कम पड़ता है ना। तो यहाँ पर नहीं पड़ता है ये पूछा, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो सही है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ना, उसके दोहन से हम क्या करते हैं, वायुमंडल में जो CO2 होता है ना, उसका मतलब कि उत्सर्जन नहीं होता है, बैलेंस बना रहता है। ओके,
तो रीजन जो है वो सही है लेकिन असर्शन जो है वो गलत है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ए फॉल्स है और आर जो है वो आपका ट्रू है। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस वायु प्रदूषक के मामले में बीजिंग सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है? किस कौन से वायु के कारण बीजिंग जैसी जो स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव पड़ता है? बीजिंग का मतलब होता है कि जैसे कि हमें अस्थमा होता है ना, हमारे फेफड़े पर मतलब कि इफेक्ट होता है ना, मतलब कि हमें सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। ओके, तो उसको बीजिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ऐसा कौन सा मतलब यहाँ पर पॉल्यूलेंट है जो बीजिंग जैसी इफेक्ट करता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? यस, करेक्ट आंसर इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? एकेडमिक ऑटोनॉमी, लीगल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्या मतलब कि आवश्यक है इनके लिए? ओके, जो भी आपकी क्या बोलते हैं कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, ओके, उनके हेतु, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात हो रही, गवर्नमेंट की नहीं बात हो रही। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की जो गुड गवर्नेंस होती है, मतलब कि उत्तम शासन के हेतु इनमें से कौन सा मतलब कि आवश्यक है, बताइए। यस, हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? एकेडमिक तो आएगा, लीगल भी आएगा, ओके, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा, फाइनेंशियल नहीं आएगा। तो ए बी डी यहाँ पर है कहीं पर, ए सॉरी ए सी डी, ओके, वेट, ए सी डी, लीगल नहीं आएगा। यस, लीगल नहीं आएगा, वैधानिक नहीं आएगा। ओके, वैधानिक नहीं आएगा, फाइनेंशियल आएगा, बिल्कुल आएगा, फाइनेंशियल आएगा और लीगल नहीं आएगा। ओके, तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एकेडमिक आता है, फाइनेंशियल भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आता है, लीगल नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, बताइए। ये आंसर तो सबको आना चाहिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, करेक्ट आंसर इज द 11 नवंबर। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी बच्चे लाइक करेंगे। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसमें कहा गया है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसका कहा गया है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ओके, उसके बाद है आपका एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज द एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग 1964, जिसको हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, है ना। यस, चलिए उसके बाद ही 39 नंबर का क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना है, बताओ। स्कूली शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज द सेकंड, 5 ईयर। यहाँ पर 3 साल आंगनवाड़ी के होंगे, आंगनवाड़ी के होंगे। ओके, आंगनबाड़ी बोला जाता है या वाड़ी बोला जाता है पता नहीं। ओके, हमारे मतलब गुजराती में आंगनवाड़ी बोला जाता है। ओके, फिर 2 साल होंगे, वो आपके क्या होगा? पहली और सेकंड क्लास होगा। फिर आपका 3 में क्या आएगा? तो 3, 4 एंड 5। ओके, अगेन 3 आएगा, 6, 7, 8। ओके, उसके बाद 4 ईयर है, वो 9, 10, 11, 12। ओके, इस तरीके से ये उसका पूरा फॉर्मूला है, समझ आया ना।
तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 5 अगर याद नहीं रहता है तो 5334 याद रख लो, या तो फिर 5334 याद रख लो। ओके चलिए अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर स्टेज भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टेज क्या कहलाते हैं। तो पहले वाले जो 5 ईयर वाले जो है ना, वो फाउंडेशन स्टेज माना जाता है। क्या माना जाता है? फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद के जो 3 साल है वो प्रिपेरेटरी स्टेज माना जाता है, प्रीपैरेटरी। ओके प्रीपैरेटरी स्टेज माना जाता है। उसके बाद मिडिल स्टेज कब आएगा? यहाँ पर उसके बाद आएगा, मतलब कि ये जो है ना वो 2 आंगनवाड़ी और आपका क्या है भाई, जो पहली दूसरी कक्षा है, ये 3 4 5 की जो कक्षा है ना, वहां पर प्रीपैरेटरी स्टेज माना जाता है। ओके और मिडिल कहाँ पर माना जाएगा? 6 7 8 वाले जो बच्चे हैं, ओके उनको मिडिल में लिया जाएगा। सेकेंडरी पूरा आ जाएगा आपका 9 10 11 12। ओके ये स्टेज आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो 5 ईयर के अंदर हमने बताया, यहाँ पर देखो 3 ईयर से आंगनवाड़ी के हैं और 2 ईयर से आपके किसके हैं? पहली दूसरी कक्षा के। अब यहाँ पर एज जो है ना वो 3 ईयर से लेकर 4 ईयर। ओके यहाँ पर क्या है, एज जो है वो 3 ईयर से लेकर 4 ईयर बताए, और यहाँ पर मतलब कि 5 ईयर तक जाएगा। ये क्या है? 5 ईयर तक। ओके 3 4 5 3 साल से स्टार्ट होगा आंगनवाड़ी, 3 4 और 5। ओके और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर बच्चा 6 साल का हो जाता है तो 6 साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिल किया जाएगा। समझ आ रहा है ना? 6 साल के बच्चे, पहले क्या हुआ करता था, 5 साल के बच्चे को ले लिया जाता था ओके पहली कक्षा में। अब क्या होगा, 6 साल का बच्चा जब होगा तभी उसको पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। ओके तो यहाँ पर 6 साल से शुरू होगा, 6 साल का बच्चा होगा ओके तो 7 साल का हो जाएगा तब पहली कक्षा तक हो रहेगा, 8 साल का होगा तब तक क्या होगा भाई, वो दूसरी कक्षा तक रहेगा। ओके तो 6 से 8 ईयर तक आपका क्या चलेगा, वो दूसरी कक्षा तक चलेगा। उसके बाद 8 साल कंप्लीट हुए, फिर 9वीं साल में आ गया वो। ओके मतलब कि 8 साल कंप्लीट होने के बाद बच्चा 9वीं क्लास मतलब 9वें ईयर में आएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, वो तीसरी क्लास में। 10वीं कहाँ पर आएगा, 4 में, और 11वीं कहाँ पर आएगा, 5 में आ जाएगा। ओके 11 साल का कंप्लीट हो जाएगा, फिर 12 साल का आ जाएगा, फिर वो कहाँ पर आएगा भाई, वो आएगा छठी कक्षा में। 13 साल का होगा तो यहाँ पर 7वीं में आएगा, 14 का होगा तो 8वीं में आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर 6 से 14 साल की बात हो जाए तो आपको याद रखना है 1 से लेकर 8 तक। ओके 14 साल का बच्चा है 8वीं कक्षा तक जाएगा। फिर 15वीं साल का हो जाएगा बच्चा तो आएगा वो किस में, 9वीं कक्षा में। 16 में 10वीं कक्षा में, 17 में जाएगा 11वीं कक्षा में, और 18 में क्या जाएगा, वो 12वीं कक्षा में। क्लियर? इस तरीके से 18 साल तक ये उनका स्कूली शिक्षा रहेगा। 3 साल से लेकर 18 साल की बात होगी, पहले क्या थी 6 से 14 साल की बात हो रही थी, है ना। अब क्या होगी, 3 साल से लेकर 18 साल तक ये पूरी उनकी स्कूली शिक्षा चलेगी। समझ आया? यस। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए लेवल की तो देखो यहाँ पर मल्टी लेवल होगा। ओके प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया जाएगा। फिर बच्चा तीसरी चौथी 5वीं कक्षा में आएगा तो प्ले, डिस्कवरी, ओके एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में क्या होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा इन द साइंस। ओके साइंस के अंदर एक्सपीरियंशियल उनको लर्निंग कराया जाएगा, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ओके ह्यूमैनिटीज, इन सब पर उनको क्या किया जाएगा, लर्निंग कराया जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 9 10 11 12 में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कौन सा स्टेज में होगी, तो सेकेंडरी स्टेज में होगी। ओके ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब कि यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी जाएगी, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाएगी। स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट होंगे, स्टूडेंट को अपनी मर्जी से वो सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे। ओके पहले क्या था, 9वीं 10वीं कक्षा में तो वो मतलब सिलेक्ट करते ही नहीं थी, 11 12वीं में वो सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनको सभी में क्या हो गया भाई, उनको फ्रीडम दे दी है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। ओके
तो ये आपका ये स्कूली शिक्षा का जो पूरा फॉर्मेट है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके चलिए, ओके तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ओके यहाँ पर है आपके प्राचीन वैदिक शिक्षा, उत्तर वैदिक शिक्षा, ब्राह्मणिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, और यहाँ पर उसकी जो भी मतलब कि फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बताया है। समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। ओके ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाना, वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का निवारण है, चरित्र निर्माण और आत्म सिद्धि पर बल दिया जाता था। बताइए, ये करवाए हुए क्वेश्चन। ओके एनवायरमेंट और जो आपके एजुकेशन वाले हैं, ओके तो वो दोनों के दोनों मतलब दो क्या है भाई, 4 शिफ्ट के मैंने करवाए हुए हैं। ओके चलिए, यस पहला वाला किसमें जाएगा, समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था समानता, क्या आएगा भाई, बौद्ध, बौद्ध में आ जाएगा। ओके तो डी में 1 जाएगा, कहाँ पर है, यहाँ पर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाने की बात आ रही है तो किस में जाएगी भाई, प्राचीन वैदिक में आएगी। ओके उसके बाद वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का मतलब कि जो मिथ्यात्व मतलब जो गलत है उसका निवारण है। ओके तो वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का निवारण है वो किसमें बताया गया, उत्तर वैदिक में बताया गया। ओके उत्तर वैदिक शिक्षा में। फिर लास्ट में चरित्र निर्माण और आत्म सिद्धि पर बल दिया गया किसमें, ब्राह्मणिक शिक्षा के अंदर। क्लियर, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाया है। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बाकी रहा है, उसको मैं डिस्कस करके आपको समझा दूंगी। ओके अगर पॉसिबल होगा तो कल की क्लास जो होगी हमारे पेपर की उसी के अंदर उस क्वेश्चन को डाल देंगे लास्ट में। ओके क्लियर, तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर यू, और जय श्री कृष्णा। सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई भी डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।